Hello and welcome back, dear students. Welcome to this new complete video series on kinematics. In today's video, we'll be starting some of the basic topics of kinematics, wherein we will be understanding some basic terminologies of kinematics in 1D. So, dear students, जो हमारा kinematics का part है, this is the frame or I may say the base of all the chapters of class 11th or class 12th physics. Until and unless आपका काइनेमैटिक्स का अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है तो you will just suffer in Newton's laws of motion. Accordingly, it proceeds with work power, gravitation, rotation, fluid mechanics, SHM and all that. तो काइनेमैटिक्स में बेसिक पार्ट हमारा क्लियर होना चाहिए. तो इस काइनेमैटिक्स के लिए इफ वी विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक कि अगर आप अपने अराउंड देखेंगे you will see two states of an object. Either you will see state of rest, like I may say कि या तो कोई ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट में दिखेगी या तो कोई ऑब्जेक्ट आपको मोशन में दिखेगी, राइट. सो व्हेनेवर यू स्टडी एनीथिंग एट रेस्ट, तो रेस्ट वाली कंडीशन को हम यहाँ पे स्टैटिक्स कहेंगे, राइट. सो वी विल से स्टैटिक्स. फॉर एग्जांपल, जब आप पढ़ते हो चार्ज एट रेस्ट, यू कॉल द चैप्टर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. बट जब आप ये चीज पढ़ते हो कि चार्ज इज इन मोशन, यू कॉल दैट एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसको फिर आप मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं. इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, जब फ्लूइड रेस्ट में होता है, जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला पार्ट है, तो जिसमें जब हमारे पास चार्ज रेस्ट में होती है, सॉरी फ्लूइड रेस्ट में होता है, वी कॉल दैट एज हाइड्रोस्टैटिक्स. फ्लूइड इज एट रेस्ट. बट जब वो फ्लूइड मूव करने लगता है, जैसे जिसको हम विस्कोसिटी के टर्म्स में समझते हैं, बर्नौलीज थ्योरम एंड ऑल दैट, जब फ्लूइड मूव करने लग जाता है, जब फ्लूइड के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, वी कॉल दैट एज हाइड्रोडायनामिक्स. तो जब भी आप मोशन की कंडीशन को पढ़ते हो, तो मोशन की कंडीशन को हम पढ़ते हैं अंडर द पार्ट दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक्स. अब जब ये स्टैटिक्स और डायनामिक्स मिलते हैं, दे कंबाइन व्हाट वी कॉल एज द मैकेनिक्स. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स में यू विल स्टडी टू थिंग्स, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट इन मोशन. तो जब डायनामिक्स में भी इसके सब दो पार्ट है. वन इज व्हेन यू स्टडी मोशन विदाउट नोइंग द कॉज, विदाउट नोइंग द कॉज. आपको कॉज से कोई मतलब नहीं, लाइक यू विल नॉट स्टडी द कॉज ऑफ मोशन. Without studying the cause of motion, that you will study under what we call as the, इसी को हम बोलते हैं kinematics. Like you will observe that car is moving. Now कार की स्पीड बढ़ गई और कार की स्पीड घट गई. तो what is the reason, what made the speed of the car to change, increase or decrease, whatever it is. चेंज होना, मोशन हुआ तो किस कारण हुआ, वो कारण हमें जानना नहीं है, हमें वो कॉज जानना नहीं है. जब हमें कॉज से कोई कंसर्न नहीं होगा, तो उस कंडीशन को जब हम पढ़ते हैं, वी कॉल दैट एज काइनेमैटिक्स. इसीलिए इस हमारे चैप्टर का नाम पड़ता है काइनेमैटिक्स, बिकॉज ओवर हियर यू स्टडी मोशन बट यू डोंट स्टडी द कॉज ऑफ मोशन. तो जहां पे आप मोशन को पढ़ते हो विद कॉज, like when you study motion with cause, and that is what we call as the kinetics. जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स, you study the rate of reaction बढ़ रहा है because of temperature, you study because of concentration, whatever the reason is. तो जहां भी आप cause of motion को भी पढ़ते हो, that is what we call as the kinetics. तो हमारे इस चैप्टर का नाम काइनेमैटिक्स इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे मोशन के कॉज को नहीं पढ़ेंगे. वी विल स्टडी ओनली मोशन, बट वी विल नॉट बी कंसर्न्ड विद व्हाट कॉज द मोशन. ठीक है ना, इसीलिए इस चैप्टर को काइनेमैटिक्स बोलते हैं. तो जब आप अपने अराउंड देखेंगे, तो यहाँ पे अपने अराउंड आपको दो कंडीशंस दिखेंगे. वन इज व्हाट वी कॉल एज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन. फाइन. तो नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या ये है कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है, ये दे आर रिलेटिव टर्म्स. अब ये रिलेटिव टर्म्स का क्या मतलब है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट क्या है समझना. अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना लूं. सपोज ये मेरे पास एक कार है, ये कार मूव कर रही है, लेट्स से विद सम वेलोसिटी v, और यहाँ पे a पर्सन बैठा है और यहाँ पे b पर्सन बैठा है.
this is A person and this is B person, and on the ground there is a C person. तो अगर मैं A से पूछूं B क्या कर रहा है, दोनों कार में बैठे हैं ऑन द सेम सीट, फॉर A B is at rest. बट जब मैं यही चीज C से पूछूंगा, C will say that B is not at rest, B is in motion. तो इसका क्या मतलब है, इज B absolutely रेस्ट में? नो, इट इज रेस्ट में विद रिस्पेक्ट टू A. दैट इज व्हाई वी से दैट एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है. तो यहाँ पे मैं ये बात बोल सकता हूँ, B is in motion with respect to A, or I may say B is in motion with respect to C. Sorry, B is in motion with respect to C, but B is at rest with respect to A. तो मैं ये बोल सकता हूँ, for A, B is at rest. और सिमिलरली अगर मैं इसी B को देखूं, यानी ऑब्जेक्ट को देखूं, for C, B is in motion. जब भी हम इस मोशन को समझेंगे तो मोशन को समझने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए. एक हमारे पास होना चाहिए ऑब्जेक्ट, यानी जिसका मोशन हो रहा है, और दूसरा होना चाहिए इस मोशन को ऑब्जर्व करने वाला ऑब्जर्वर. सो व्हाई इज ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट ओवर हियर, वो इंपॉर्टेंट आपको समझना है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, बी, और बी का मोशन सी भी ऑब्जर्व कर रहा है, ए भी ऑब्जर्व कर रहा है. ए के लिए बी का मोशन अलग है, बी इज एट रेस्ट, बट सी के लिए बी इज इन मोशन. तो इसका मतलब जब तक आप ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई नहीं करोगे, जब तक आप ऑब्जर्वर को स्पेसिफाई नहीं करोगे, आप मोशन को एग्जैक्टली डिक्टेट नहीं कर सकते. सो फॉर दिस, जब भी हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो दैट इज व्हाई वी राइट दिस in our copies as well, that motion is combined effect of object plus observer. तो until and unless हमारे पास ऑब्जर्वर नहीं है या ऑब्जेक्ट नहीं है, तब तक हम मोशन को एग्जाम्पल या मोशन को समझ नहीं सकते. तो मोशन कौन कंप्लीटली डिस्क्राइब करेगा, एक किसका मोशन हो रहा है और दूसरा उस मोशन को ऑब्जर्व कौन कर रहा है. तो जब आप मोशन को समझते हैं, मोशन को समझने के लिए हमारे पास तीन चीजें होती है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज टाइम कोऑर्डिनेट, मतलब कि कब मोशन हुआ, मतलब व्हेन. सेकेंड इज स्पेस कोऑर्डिनेट, मतलब इज कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है. आई जस्ट गिव एन एग्जांपल फॉर इट. एंड थर्ड इज कि जब हमें इसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है, और जब हमें ये देखना होता है कि वेयर, यानी मोशन किधर हो रहा है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक रोड है और मैं रोड के इस साइड बैठा हूँ, कोई स्टूडेंट रोड के उस साइड बैठा है, यहाँ से एक कार गई. फॉर मी, आई विल से द कार मूव्ड लेफ्ट. But if I will ask the same question to the student who is sitting on the other side of the road, he will say the car moved to this side, to the right of that particular person. मेरे लिए लेफ्ट में गई क्योंकि उसका फेस इधर की तरफ है, उसके लिए राइट में गई. तो इसका मतलब जब तक आप ऑब्जर्वर को स्पेसिफाई नहीं करोगे, तब तक आप मोशन को भी डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे कि वेदर इट इज लेफ्ट और राइट. फॉर मी इट इज मूविंग लेफ्ट, बट फॉर द ऑब्जर्वर जो उस साइड बैठा है रोड के लिए, उसके लिए किधर जा रहा है, राइट में. तो इसका मतलब मोशन को समझाने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली ऑब्जर्वर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा. अभी जब हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें ये और चीजें क्लियर हो जाएंगी. दूसरी बात, जब मैंने उस गाड़ी को ऑब्जर्व करना चालू कर दिया, तो मेरे लिए तो उसका मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन जो इस गाड़ी में ऑलरेडी बैठा है, उसके लिए तो वो मोशन शायद 2 घंटे से हो रहा हो, उसके लिए तो 4 घंटे से हो रहा हो, मेरे लिए उसका समय अब शुरू होता है. फाइन. तो इसका मतलब है कि मोशन को इसीलिए हम बताते हैं कि टाइम का ऑब्जर्वर, यानी मोशन कब हुआ और किधर जा रहा है. स्पेस स्पेसिफाइज वेयर, एंड ऑब्जर्वर कौन है, मतलब कौन उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. जब तक आप मोशन में ये दो चीजें नहीं लाओगे, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, मोशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जब हम मोशन को फर्दर समझते हैं, मोशन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, हम यहाँ पे सेट करते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मोशन को इस कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना पड़ता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नाउ व्हाट इज दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस? देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जैसे आप एक डायमेंशन की बात करते हो, यू कॉल दैट एज एक्सीस. जब आप दो एक्सीस को मिलाते हो, यू कॉल दैट एज प्लेन, यानी एक्स और वाई.
जब आप 3 डायमेंशंस को मिलाते हो, लाइक लेट्स से x, y एंड z, उस टाइम पे आप उसको स्पेस कोऑर्डिनेट बोलोगे। बट हमारे यहाँ पे जो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करेंगे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्चुअली सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इट इज एक्चुअली सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। तो जिसके रेस्पेक्ट में या एक कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक एक्सिस भी हो सकता है, with respect to which measurements या observations are made, measurements are done। फॉर एग्जाम्पल इसको अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक बिल्डिंग है और ये इस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन। ये यहाँ पे फैन है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर, राइट। तो अगर मैं इस ऑब्जर्वर से पूछूं व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस फैन, सो दिस ऑब्जर्वर से विल से कि इस फैन की हाइट ये है। बट द सेम ऑब्जर्वर को जब मैं बोलूंगा कि ग्राउंड पे आ जाओ, ग्राउंड पे आने के बाद व्हेन आई विल आस्क द सेम ऑब्जर्वर व्हाट इज द हाइट ऑफ द फैन, द सेम ऑब्जर्वर विल से द हाइट ऑफ फैन इज दिस, राइट। सो यहाँ पे लेट्स से वो h1 बोलेगा, लेट्स से यहाँ पे वो h2 बोलेगा। नाउ इन द फर्स्ट केस व्हाट आई विल से कि h1 इज ग्रेटर देन h2। ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जर्वर भी सेम है, बट ऑब्जर्वर ने पहले केस में इस रेस्पेक्ट में हाइट को मेजर किया और सेम ऑब्जर्वर है, सेम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो दूसरे केस में वो किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहा है इस फैन की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। सो ही इज सेइंग और ही इज ऑब्जर्विंग टू डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट मेजरमेंट्स आ रहे हैं। तो डिफरेंट मेजरमेंट्स इस कारण आ रहे हैं बिकॉज कि वो पहले केस में अलग फ्रेम चूज कर रहा है, सेकंड केस में अलग फ्रेम चूज कर रहा है। तो फ्रेम वही होता है जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन है उसके लिए फ्रेम, दैट इज ग्राउंड। तो यहाँ पे हम उस ऑब्जर्वर ने या इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर ने किसको फ्रेम माना है, दैट इज ग्राउंड। तो यहाँ पे ग्राउंड इज ऑब्जर्वर। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है, सॉरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है, जब हमारे क्वेश्चंस गिवन होते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट जनरली ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जाता है। ग्राउंड इज जनरली taken as frame of reference। Now I'll give you example। सपोज मैं बोलता हूं कि कार है A, इसकी स्पीड है, लेट्स से इसकी वेलोसिटी जो मैं ले लेता हूं वो है 40 मीटर पर सेकेंड। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, ये कार की स्पीड जो 40 मीटर पर सेकेंड है, ये किसके रेस्पेक्ट में 40 मीटर पर सेकेंड है? ये जो कार है, कार एक मूव कर रही है, आपने लिखा है क्वेश्चन में कि कार इज मूविंग विद द स्पीड 40 मीटर पर सेकंड। तो ये जो कार 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये किसके रेस्पेक्ट में 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड जो है वो खुद या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमेशा कैलकुलेशंस इजी करने के लिए रेस्ट में मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक्चुअली दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है 40 माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी है 0, क्योंकि ग्राउंड क्या है रेस्ट में, दैट इज व्हाई इट इज 40 मीटर पर सेकंड। दिस इज बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड कि जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस गिवन नहीं होगा यू हैव टू कंसीडर ग्राउंड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब भी आपके पास 40 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड दिया होता है, ये बाय डिफॉल्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा आप किस कंडीशन में मानोगे, रेस्ट कंडीशन में। हाँ, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल सकता है, इट कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट कैन मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी। जब ये वेरिएबल वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलने लग जाए, वी गिव इट द नेम, आइदर इट कैन बी इनर्शियल फ्रेम और इट कैन बी नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार का होता है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा। सपोज मैं यहाँ पे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझता हूँ कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके का होता है, या तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा या तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। either the frame of reference can be inertial or it can be non inertial frame of reference। तो
अब इस इनर्शियल और नॉन इनर्शियल को समझते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो फ्रेम या तो रेस्ट में हो, यानी उसकी वेलोसिटी जीरो। अच्छा, मैंने वेलोसिटी इसलिए बोला क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा वेलोसिटी डिसाइड करेगा, ना कि एक्सेलरेशन, ना कि डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर हो रहा है वो वेलोसिटी डिसाइड करेगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसकी वेलोसिटी या तो जीरो होगी या तो वेलोसिटी कांस्टेंट। अब गौर से समझना, वेलोसिटी जीरो के केस में भी एक्सेलरेशन जीरो, यानी रेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये रेस्ट। वेलोसिटी कांस्टेंट के टर्म्स में भी एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो इस केस में इट इज मूविंग। ये यहाँ पे पहले केस में मूव नहीं कर रहा है, पहले केस में रेस्ट में है, तो दूसरे केस में ये मूव कर रहा है। फर्क इतना है, पहले केस में ये मूव कर रहा है, दूसरे केस में ये रेस्ट में, बट दूसरे केस में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के कारण तो ये वाला फ्रेम जो ऐसा हो जिसमें चल तो रहा है बट चलने की स्पीड ना तो चेंज हो रही है और ना इसकी डायरेक्शन बदल रही है। देखिए, वेलोसिटी जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर तब बदलता है या तो डायरेक्शन बदले, या तो मैग्नीट्यूड बदले, या तो दोनों बदले। इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी तभी कांस्टेंट रह सकती है जब कोई ऑब्जेक्ट ना उसकी स्पीड बदले ना उसकी डायरेक्शन बदले। तो अगर ना स्पीड बदल रही है ना डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। और जो भी हमारा फ्रेम जीरो एक्सेलरेशन से चल रहा हो उस फ्रेम को क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको और भी नाम होते हैं, न्यूटोनियन बोलते हैं, इसके और भी नाम होते हैं अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट या फ्रेम, जो ऑब्जेक्ट है या फ्रेम है वो रेस्ट में है, जैसे मैं हूं, ये रूम रेस्ट में है, तो अगर मैं कोई भी मेजरमेंट बोलूं, इस लैंप की हाइट को बोलूं, तो मैं इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में बोलूंगा, और ये फ्रेम रेस्ट में है, तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो व्हाट इज दिस? ये पूरा फ्रेम जो है ना वो रुका हुआ है। तो ये कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं न्यूटन्स लॉज को लगा सकता हूँ। यहाँ पे न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, यहाँ पे न्यूटन्स लॉज वैलिड होंगे, यानी मैं यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगा सकता हूँ। इसीलिए इस फ्रेम को बोलते हैं हम, इट इज एक्चुअली अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के जब चल रहा है ना तो इसमें कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इसीलिए इसको अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉज आराम से लग जाएंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। और वेलोसिटी कांस्टेंट ना होने का कारण क्या है? कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो, मतलब वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी के बदलने को ही क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अब अगर ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में क्या होगा कि यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। यहाँ पे न्यूटन्स लॉज आप लगा नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब एक गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी के डैशबोर्ड पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है कि गाड़ी एकदम से ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करने के कारण व्हाट हैपेंस ओवर हियर कि गाड़ी की स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज होने का मतलब वेलोसिटी बदल रही है। जो ही वेलोसिटी बदल गई, उस ऑब्जेक्ट के लिए डैशबोर्ड पे जो चीज ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसके लिए गाड़ी कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, जब वो गाड़ी ने ब्रेक अप्लाई किया, वो ऑब्जेक्ट जो है जब गाड़ी ब्रेक अप्लाई करता है वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाता है। आगे की तरफ जाने का मतलब उस आगे तो तभी तो जाएगा जब उसपे फोर्स लगा होगा। तो उसमें अगर मैं न्यूटन्स लॉस यानी इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से समझना चाहूंगा गाड़ी में बैठ के, तो मैंने समझ नहीं पाऊंगा, मैं न्यूटन्स लॉ वहां लगा नहीं सकता हूँ। इसीलिए वहां पे आपने पढ़ा होगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाने पड़ते हैं हमें सीडो फोर्सेस। नाउ व्हाट आर दो सीडो फोर्सेस? सीडो फोर्सेस क्या होते हैं? इनकी डायरेक्शन एक्सेलरेटेड फ्रेम की तरफ होती हैं या अपोजिट होती है, रिटार्डिंग फ्रेम की तरफ होती हैं। वो सारा न्यूटन्स लॉ का पार्ट है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम आएगा, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी चल रही है और ये गाड़ी जब चल रही है इसमें लेट से कोई बॉब लटक रहा है, गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम। तो न्यूटन्स लॉज लगा सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस देयर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स, तो ये रेस्ट में ही रहेगा।
जो बॉब है। बट द मोमेंट इस गाड़ी ने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने का मतलब वेलोसिटी बदली, वेलोसिटी बदलने का मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के कारण अब मैं ये बोल नहीं सकता कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। तो व्हाट आई विल ऑब्जर्व, जब ये ब्रेक अप्लाई करेगा तो ये आगे की तरफ जाएगा। आगे की तरफ जाने का क्या मतलब है कि यहाँ पे इसका मतलब कोई फोर्स लगा होगा। वो फोर्स कौन है? दैट इज व्हाट वी कॉल एज एक्चुअली द सीडो फोर्स, जो रियल में कोई फोर्स नहीं है। ये कैसे कॉन्सेप्ट लगता है? तो यहाँ पे मैं न्यूटन्स लॉज नहीं लगा सकता हूँ। जब ये ब्रेक्स अप्लाई करेगा या एक्सेलरेट करेगा तो उस केस में मैं न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकता हूँ। तो ये ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे हमें सीडो फोर्सेस लगाने पड़ते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एंड ऑल दैट वी ऑलरेडी स्टडीड, और जिनको हम आगे भी समझ लेंगे चीजों को। उसके बाद आपको एक बड़ा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट जो है ना वो याद रखना है। वो याद रख क्या रखना है, बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती है जो क्वांटिटीज फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। जो क्वांटिटीज, देयर आर सम क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फ्रेम। फ्रेम पे कौन कौन सी क्वांटिटी डिपेंड करती है? लाइक फॉर एग्जांपल मेरे लिए वो हो सकता है अलग, लेकिन जो उसको कोई किसी और ऑब्जर्वर से या जो किसी और ऑब्जेक्ट से देख रहा है उसके लिए वो अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई विल से द फर्स्ट इज व्हाट वी कॉल एज स्पीड। स्पीड जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये पेन मेरे लिए रेस्ट में है। व्हेन आई विल स्टार्ट मूविंग तो मेरे लिए ये रेस्ट में है, बट जो इस पेन को बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है या ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए वो मोशन में, मेरे लिए ये रेस्ट में। तो ध्यान रखना कि स्पीड डिपेंड्स ऑन फ्रेम। तो अगर स्पीड फ्रेम पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करती है। अगर काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी भी फ्रेम पे डिपेंड करती है, जो हम वर्क पावर एनर्जी में ऑलरेडी पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं। देखिए मेरे लिए इसकी स्पीड 0, तो मेरे लिए इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, बट जो इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए मोशन है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला जब आप लिखते हो ना, हाफ एम वी डॉट प्रोडक्ट, तो स्पीड आता है, फिर वहां पे लिखते हो वही रिलेटिव। उसके बाद एक और पैरामीटर है जो फ्रेम पे डिपेंड करता है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स की बात करते हो, ये वाला, सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, नॉट डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये फ्रेम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ये गाड़ी यहां तक पहुंच गई। अगर मैं इस ऑब्जर्वर से पूछूं इस बॉक्स ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, ये बोलेगा 0, क्योंकि ये इसके लिए पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में। बट इस ऑब्जर्वर के लिए ये बॉक्स जो है ना इतना दूर चला गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं फिर वर्क जो है, जब हम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते हैं, वर्क आल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम बिकॉज द डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फ्रेम। फिफ्थ पॉइंट इज कि जो हमारा वर्क है, वर्क इज ऑल्सो फ्रेम डिपेंडेंट। वर्क भी हमारा किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम। अलग अलग फ्रेम्स के लिए ये अलग अलग हो सकता है। 6 पॉइंट, टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज आल्सो फ्रेम डिपेंडेंट। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपके फ्रेम पे डिपेंड करता है। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट आप वेलोसिटी को भी मान सकते हो, आप जो है डिस्प्लेसमेंट को भी मान सकते हो, ये फ्रेम पे डिपेंड करता है। मेरे लिए किसी, इसके लिए इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है तो इसके लिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, या अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट एक्सेलरेशन भी। बट कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है, क्वांटिटीज विच आर फ्रेम इंडिपेंडेंट। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो हमारी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन है मेरे पास, इसके एक पार्टिकल ये मान लेना, एक पार्टिकल ये मान लेना, चाहे ये ऐसे चल रहा है, चाहे मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, चाहे कोई पर्सन उसको ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए भी डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स पहले भी इतनी ही रहेगी, मेरे लिए भी इतनी ही रहेगी, भले ही मेरे लिए रेस्ट में। बट फॉर मी द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ये जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स है ये पहले भी इनके लिए सेम ही रहेगी,
बाद में भी सेम ही रहेगी। इट डज नॉट मैटर, चाहे मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ या इनको कोई ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, इनकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहनी है। तो इसका मतलब कि कौन सी चीज फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है? डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये है, जो फोर्सेस इंडिविजुअल फोर्सेस होते हैं, ये भी इंडिविजुअल फोर्सेस आर, शाबाश, फ्रेम इंडिपेंडेंट। फ्रेम इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल फोर्सेस भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं। और थर्ड पॉइंट जो इसमें है कि जो फ्रेम इंडिपेंडेंट है वो क्या है हमारा, वो है टाइम। टाइम ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट है उसका वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट गिरा तो मेरे लिए भी इतना ही समय है, चलते हुए ऑब्जेक्ट के लिए भी इतना ही समय है। सपोज ये ऑब्जेक्ट गिरा तो मुझे लगा कि 2 सेकेंड्स हो गए, बट जो इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है उसको भी लगेगा 2 सेकेंड्स ही। तो इसका मतलब जो टाइम ऑफ इवेंट है वो भी किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ से हमें कुछ चीजें समझ के जाननी है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करती हैं, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो हमारी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो ये फ्रेम ऑब्जर्वर, ये याद रखना आपके पास जब वर्क पावर एनर्जी आएगा तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा। जब वर्क पर ऐसे मैकेनिकल एनर्जी, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड करती है और कौन कौन सी क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद जब हम मोशन के पैरामीटर्स को समझते हैं, मोशन के पैरामीटर्स को समझते हैं और उसके लिए हम फर्दर कुछ चीजों के बारे में पढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम मोशन समझेंगे, मोशन के लिए हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है इसका? सपोज मैं यहाँ पे एक कार बना लेता हूँ एंड ये कार लेट्स से श्रीनगर से दिल्ली चली गई और इस कार ने 1500 किलोमीटर लेट से ट्रैवल किया। इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस कार, द ओन साइज ऑफ द कार, कार का अपना साइज बहुत छोटा है। यानी अगर ये 1500 किलोमीटर चलेगा उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में लेंथ ऑफ कार कितना कम है, बहुत ज्यादा कम। तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मैं इस कार को, या जब भी किसी चीज का डायमेंशंस गिवन ना होंगे, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम क्या मानेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट which covered which covers large distance, which covers large distance in comparison to its own size। अब यहाँ पे ध्यान रखना, सपोज आपको यही एग्जाम्पल ट्रेन का दिया होगा, अगर ट्रेन के डायमेंशंस दिए होंगे तो आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर करेंगे। बट इफ द क्वेश्चन इन द काइनेमेटिक्स यू विल सी क्वेश्चंस लाइक दिस, अगर हमारे पास ट्रेन आ रही है और ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो इस ब्रिज की लेंथ गिवन होगी और इस ट्रेन की लेंथ गिवन होगी, लेट्स से L1 और L2। तो अगर डायमेंशंस गिवन होंगे तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आप उस ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसके डायमेंशंस गिवन है। तो उसके बाद जब आप ये पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो है हमारा वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, और आई मे से द टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के कई टाइप्स हैं। फर्स्ट मतलब आप वाइब्रेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, और भी बहुत सारे मोशंस हैं। तो लेकिन हम यहाँ काइनेमैटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे 1D मोशन। 1D मोशन का मतलब ट्रांसलेटरी मोशन। सिंपल है, 1D मोशन का मतलब ट्रांसलेटरी मोशन, एनी मोशन विच इज इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई भी मोशन ऐसा हो जो स्ट्रेट लाइन हो उसको हम क्या बोलते हैं? 1D मोशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखूं वेलोसिटी इज इक्वल टू 2i कैप, मतलब इसका वेलोसिटी सिर्फ आई कैप की डायरेक्शन में है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं वेलोसिटी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप,
और ये सारे स्ट्रेट लाइन में है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर मैं यूं भी लिख दूं ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बट मैंने मेंशन किया ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बिल्कुल ऐसे जा रहा है, तो ध्यान रख लेना ये भी 1d है, ये भी 1d है, ये भी 1d है। तो 1D के लिए कंडीशन एक ही है, एन ऑब्जेक्ट शुड मूव इन द स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, या ऑब्जेक्ट ऐसे यूं जा रहा है बट जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जाने के बाद if the motion is straight line, it does not matter whether the velocity has component in I, J or K या X, Y और Z component, the motion is one dimensional motion। इतने ऐसे अगर हम देखें 2D मोशन, 2D मोशन का मतलब होता है कर्वीलीनियर मोशन। कर्वीलीनियर मोशन का मतलब होता है कि जब भी मोशन किसी कर्व्ड पाथ पे होगा, कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ का मतलब सर्क्युलर, या मैं मान के चलता हूं पैराबोलिक, या किसी सेमी सर्कुलर पाथ पे, अगर मोशन सर्कुलर हो, पैराबोलिक हो, यानी बॉडी ने कर्व लिया हो, तो कर्व वाला मोशन किस केस में आ जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन। इसीलिए आप प्रोजेक्टाइल मोशन को, इसीलिए आप जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ग्राउंड टू ग्राउंड, उसको आप कौन सा मोशन कहते हो, 2 डायमेंशनल मोशन। इसीलिए आपने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा होगा, सर्कुलर मोशन में आप पहला नोट यही लिखते हो, इट्स अ 2 डायमेंशनल मोशन। ऐसे अगर हम देखेंगे 3 डायमेंशनल मोशन जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स एट अ पॉइंट टाइम चेंज हो रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज x डायरेक्शन में भी जा रही है, y डायरेक्शन में भी जा रही है, z डायरेक्शन में जा रही है, इट इज मूविंग इन ऑल द 3 डायमेंशंस, सो द साउंड वेव इज एक्चुअली द 3 डायमेंशनल मोशन। ऐसे ही लाइट जो जल रही है, ये लाइट का जलना, इट इज इन ऑल द 3 डायरेक्शंस, ऑल द 3 डायरेक्शंस वाला मोशन इज आल्सो 3 डायमेंशनल मोशन। तो अगर आप एक बटरफ्लाई को देखेंगे, बटरफ्लाई मूविंग इन अ गार्डन also shows what we call as a 3 dimensional motion। तो मोशन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मोशन कैसा होता है, कौन सी क्वांटिटीज फ्रेम पे डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो इन चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो जब हम ये चीजें समझेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे डिसाइड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और स्पीड के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।